वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक का सेकंड टॉपिक। फर्स्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था अबाउट व्हाट इज़ एन इलेक्ट्रिक चार्ज एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ी थी, ठीक है। क्वांटाइजेशन, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, इनवेरिएंस ऑफ चार्ज। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कॉलम्स लॉ, ठीक है। हमने पढ़ा था कि चार्जेस एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं, दैट फोर्स इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सो वी नो दैट दो चार्जेस एक दूसरे पे क्या लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाते हैं। अगर लाइक चार्जेस हुए तो रिपेल करेंगे, अगर अनलाइक हुए तो अट्रैक्ट करेंगे विद सम फोर्स, एंड दैट फोर्स इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। आज हम फाइंड करने जा रहे हैं उस फोर्स का मैग्नीट्यूड, ठीक है। वो फोर्स होगी कितनी, वो हमें बताया किसने, कॉलम्स ने। कॉलम्स लॉ। सो कॉलम्स लॉ क्या कहता है, अगर आपके पास दो चार्जेस हैं, लॉ तो ये बिल्कुल सिंपल है। अगर आपके पास दो चार्जेस हैं Q1 एंड Q2 विच आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस, और अगर आपके पास दो चार्जेस हैं Q1 एंड Q2 और उनके बीच का डिस्टेंस कितना है, R है, देन ये एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे, ठीक है। अगर ये हुए लाइक चार्जेस तो रिपेल करेंगे विद सम फोर्स एक दूसरे को, है ना। और अगर हुए अनलाइक चार्जेस तो अट्रैक्ट करेंगे विद सम फोर्स, एंड दैट फोर्स अकॉर्डिंग टू कूलम, दैट फोर्स मैग्नीट्यूड ऑफ दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, दैट इज Q1 इंटू Q2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्केयर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। स्केयर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, इनके बीच में डिस्टेंस आर है, सो आर स्केयर के इनवर्सली प्रोपोर्शन होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शन का क्या मीनिंग होता है और इनवर्सली प्रोपोर्शन का क्या मीनिंग होता है, ये आपको पता होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शन का मीनिंग हो गया कि जितना चार्ज ज़्यादा होगा उतनी फोर्स भी ज़्यादा होगी, और जितना चार्ज कम होगा उतनी फोर्स भी कम होगी। सिमिलरली इनवर्सली प्रोपोर्शन का मीनिंग हो गया जितना डिस्टेंस ज़्यादा होगा चार्जेस के बीच में उतनी फोर्स कम हो जाएगी। दैट मीन्स जितने चार्ज दूर दूर होंगे उतनी उनके बीच में लगने वाली फोर्स भी कम होगी, और जितने चार्ज पास होंगे उतनी मतलब आर की वैल्यू कम होगी, जितने पास होंगे उतनी फोर्स ज़्यादा होगी, ठीक है। कॉमन सी बात है, अगर पास हुए चार्ज तो उनके बीच में इंटरेक्शन ज़्यादा होगी तो फोर्स ज़्यादा होगी। अगर दूर हुए चार्ज, ठीक है, एक चार्ज यहाँ पे हुआ दूसरा किसी और प्लैनेट पे हुआ, तो डिस्टेंस बढ़ने की वजह से उनके बीच में फोर्स कम हो जाएगी। इन दोनों को क्लब करेंगे, यू विल गेट F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू Q1 Q2 डिवाइडेड बाय और स्केयर। अब यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा कोई ना कोई। सो यहाँ पे जो कांस्टेंट आएगा उसको हम डिनोट करेंगे K से, Q1 Q2 upon R square, and this is known as Coulomb's law, where K जो यहाँ पे है वो है constant of proportionality and is known as electrostatic constant, electrostatic constant। सिमिलर फार्मूला आपने पढ़ा था ग्रेविटेशन फोर्स फाइंड करने के लिए, कुछ ऐसा ही फार्मूला था। अगर आपके पास दो मासेस हैं M1 एंड M2 और उनके बीच का डिस्टेंस है R, देन इनके बीच में लगने वाली ग्रेविटेशनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शन टू स्केयर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा था तो कांस्टेंट आया था, जिसको हमने कैपिटल G से डिनोट किया था, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोला था इसको, G इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। सो कुछ सिमिलर फार्मूला आ रहा है, दोनों फार्मूले कुछ सिमिलर लग रहे हैं ना। डिफरेंस ये है, यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, क्योंकि ये चार्ज की प्रॉपर्टी की वजह से ये वाली फोर्स लगती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ मासेस है, और ये जो फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स ये मास मैटर की कौन सी प्रॉपर्टी की वजह से लगती है, मास की वजह से। बट इन दोनों में डिफरेंस भी है, ठीक है। डिफरेंस क्या, अब डिफरेंस ये है कि यहाँ पे जो ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ये इसको हमने बोला था यूनिवर्सल कांस्टेंट। ये कैसा कांस्टेंट है, यूनिवर्सल। इट मीन्स इसकी वैल्यू पूरे यूनिवर्स में सेम रहने वाली है, ठीक है, कभी भी चेंज नहीं होगी। बट यहाँ पे जो K है ये कांस्टेंट तो है, बट ये यूनिवर्सली कांस्टेंट नहीं है। हर सिचुएशन में इस K की वैल्यू सेम नहीं रहेगी। दैट मीन्स इस K की वैल्यू किसी चीज़ पे डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती है, सो K की वैल्यू डिपेंड करती है आपकी दो चीज़ों पे। फर्स्ट डिपेंड्स ऑन मीडियम, मीडियम मीन्स उन चार्जेस के बीच में कौन सा मीडियम है, एयर है, वाटर है, कुछ भी हो सकता है ना, मीडियम ग्लास है। एंड सेकंड, K की वैल्यू आल्सो डिपेंड्स अपॉन सिस्टम ऑफ यूनिट्स, सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ठीक है। तीन तरह के सिस्टम ऑफ यूनिट्स होते हैं, 11th क्लास में पढ़ा होगा आपने, SI सिस्टम, CGS सिस्टम एंड FPS सिस्टम। सो सिस्टम ऑफ यूनिट पे भी K की वैल्यू डिपेंड करेगी। अगर आपने चार्जेस की यूनिट कॉलम में लिया, मतलब SI में लिया, और डिस्टेंस की सभी यूनिट्स अगर आपने SI में लिए हैं,
चार्जेस लिए हैं कॉलम में और डिस्टेंस लिया है मीटर में, तो के की वैल्यू कुछ और आएगी। अगर सीजीएस सिस्टम आपने कंसीडर किया, ठीक है, मतलब डिस्टेंस सेंटीमीटर में, सीजीएस में क्या होता है, सीजीएस डिस्टेंस सेंटीमीटर में, मास ग्राम में और टाइम सेकंड में, उस केस में के की वैल्यू और आएगी। दैट मीन्स के की वैल्यू डिपेंड करती है एक तो सिस्टम ऑफ यूनिट्स में और एक डिपेंड करती है उन चार्जेस के बीच में मीडियम कौन सा है। बट इन दिस केस ग्रेविटेशनल फोर्स के केस में जी जो होता था वो यूनिवर्सल कांस्टेंट होता था, उसकी वैल्यू किसी पे डिपेंड नहीं करती थी। इट मीन्स इनके बीच में मीडियम जो मर्जी हो, ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। क्या इसका मीनिंग हुआ, अगर आपके पास दो मासेस हैं, उनको आपने एयर में रखा है सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस आर, तो उनके बीच में जो फोर्स आएगी एफ न्यूटन सपोज फोर्स आई। अब इन्हीं दोनों चार्जेस को उठा के आपने किसी और मीडियम में रख दिया, सपोज वाटर में रख दिया या किसी और मीडियम में, तो देन अगेन फोर्स कितनी आएगी, एफ न्यूटन ही आएगी। दैट मीन्स मीडियम से कोई फर्क इस फोर्स को नहीं पड़ता, बट इस फोर्स को पड़ता है, इस फोर्स को फर्क पड़ता है मीडियम से। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिपेंड्स ऑन दी मीडियम। अगर मीडियम चेंज किया तो फोर्स भी चेंज हो जाएगी, ठीक है। चेंज होने का मतलब या तो इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, वो हम देखेंगे आगे। सो के की वैल्यू जो है वो डिपेंड करती है किस पे, मीडियम पे और सिस्टम ऑफ यूनिट्स में। इसका मतलब के की वैल्यू कोई फिक्स नहीं है, यहाँ जी की वैल्यू फिक्स थी। सो हम क्या करने वाले हैं, के की वैल्यू हम किसके लिए आपको लर्न करनी है, सिर्फ एसआई यूनिट में, और मीडियम कौन सा, सिस्टम कौन सा, एसआई यूनिट के लिए आपको के की वैल्यू याद रखनी है, और मीडियम कौन सा, मीडियम फ्री स्पेस के लिए याद रखनी है आपको, फ्री स्पेस, ठीक है। फ्री स्पेस मीन्स अगर चार्जेस के बीच में एयर हुई, मैक्सिमम टाइम्स क्या होगा, दो चार्जेस को जब हम एक्सपेरिमेंटली स्टडी करेंगे तो उनके बीच में मैक्सिमम मीडियम कौन सा होगा, एयर होगा, वैक्यूम होगा, खाली जगह होगी, ठीक है ना। सो फ्री स्पेस, सो फॉर फ्री स्पेस, फ्री स्पेस के लिए जो के की वैल्यू होती है फॉर फ्री स्पेस इन एसआई सिस्टम और एसआई सिस्टम में, ठीक है, एसआई सिस्टम और फ्री स्पेस के लिए के की वैल्यू आपकी हो जाएगी 9 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 9, 9 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 9। सो ये वैल्यू आपको याद रखनी है। सिमिलरली फ्री स्पेस में अगर सीजीएस सिस्टम की बात करूं मैं, इन सीजीएस सिस्टम में के की वैल्यू 1 हो जाएगी। के की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी सीजीएस सिस्टम में। बट आपको ये वैल्यू याद रखनी है कि फ्री स्पेस के लिए, फ्री स्पेस मीन्स अगर चार्जेस के बीच में कौन सा मीडियम है, फ्री स्पेस, फ्री स्पेस मीन्स वैक्यूम, खाली जगह, ठीक है, या एयर भी बोल सकते हो, ठीक है। एयर को हम अप्रॉक्सीमेटली वैक्यूम ही मान के चलेंगे, ठीक है। एयर में मॉलिक्यूल्स होते हैं बट वो गैसेज होती हैं, उनके मॉलिक्यूल्स बहुत फार अवे होते हैं, दैट्स वाई हम एयर को भी क्या मान सकते हैं, वैक्यूम ही मान सकते हैं। सो वैक्यूम, एयर और फ्री स्पेस के लिए एसआई यूनिट में के की वैल्यू हो जाएगी 9 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू 9, और इसकी यूनिट क्या होगी, के की यूनिट आप यहाँ से निकाल सकते हो। देखो इस फॉर्मूले से अगर मैं के की वैल्यू फाइंड करूँ, सो आर स्केयर यहाँ डिवाइड हो रहा है, इधर एफ के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो एफ इंटू आर स्केयर, और Q1 Q2 जो हैं वो के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इधर एफ के साथ डिवाइड हो जाएंगे। सो के का फॉर्मूला ये आ जाएगा। अब यहाँ से के की यूनिट क्या हो जाएगी, देखो फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, ये आर स्केयर, आर क्या है, डिस्टेंस, डिस्टेंस का स्केयर है, डिस्टेंस की यूनिट मीटर होती है बट यहाँ पे स्केयर है तो मीटर स्केयर आएगा, और डिवाइडेड बाय क्या आएगा, चार्ज की यूनिट कूलम, चार्ज की यूनिट कूलम, कूलम इंटू कूलम, कूलम स्केयर। सो के की आपकी यूनिट आ जाएगी न्यूटन मीटर स्केयर पर कूलम स्केयर, ठीक है। या इसको ऐसे भी लिखते हैं, न्यूटन मीटर स्केयर पर कूलम स्केयर का मतलब हो गया जब ये ऊपर आएगा तो इसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी -2। सो के की यूनिट ये आ गई क्या, न्यूटन मीटर स्केयर पर कूलम स्केयर, ठीक है। न्यूटन मीटर स्केयर पर कूलम स्केयर इज दी एसआई यूनिट ऑफ के। सो के की वैल्यू आपको सिर्फ किसके लिए याद रखनी है, एसआई यूनिट में और फ्री स्पेस के लिए। अगर चार्जेस फ्री स्पेस में हुए और जो यूनिट्स आपने लिए हैं वो एसआई यूनिट्स में लिए, देन के की वैल्यू आपकी हो जाएगी 9 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कॉलम स्क्वायर। और ये भी याद रखना कि के की वैल्यू मीडियम पे डिपेंड करती है। दैट मीन्स अगर मीडियम फ्री स्पेस की जगह कोई और हुआ तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज, जिसकी वजह से ये एफ की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। सो दिस फोर्स आल्सो डिपेंड्स अपॉन मीडियम, क्योंकि के अगर डिपेंड करता है तो फोर्स भी डिपेंड करेगी, बिकॉज के ये दोनों रिलेटेड है ना। अगर यहाँ के की वैल्यू चेंज होगी तो एफ की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी आपकी। इट मीन्स द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिपेंड्स ऑन मीडियम वेयर एज द ग्रेविटेशनल फोर्स डज नॉट डिपेंड्स ऑन मीडियम, ठीक है। सो दिस इज योर कॉलम्स लॉ। कॉलम्स लॉ क्या है, सिंपल, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शन टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। और इन दोनों को जब हमने कंबाइन किया तो ये आ गया, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा तो कांस्टेंट आया। इस कांस्टेंट का आपको याद रखना है, इट इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट एंड द वैल्यू ऑफ दिस कांस्टेंट डिपेंड्स अपॉन टू थिंग्स, डिपेंड्स अपॉन मीडियम एंड सेकंड डिपेंड्स अपॉन सिस्टम ऑफ यूनिट्स। और अगर हम मीडियम दो चार्जेस के बीच में रखते हैं फ्री स्पेस और सिस्टम ऑफ यूनिट चूज करते हैं एसआई सिस्टम, देन के की वैल्यू आपकी हो जाएगी 9 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये यूनिट हमने यहाँ पे ऐसे डिराइव की, ठीक है। और सीजीएस सिस्टम में के की वैल्यू 1 हो जाएगी अगर फ्री स्पेस है तो, ठीक है। अगर मीडियम चेंज कर दिया तो के की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। नाउ द वैल्यू ऑफ दिस के इज रिटन एज, के को हम लिखते हैं 1/4 पाई फ्री स्पेस के लिए, ठीक है, फॉर फ्री स्पेस, फॉर फ्री स्पेस। अगर मीडियम कौन सा हुआ, दो चार्जेस के बीच में अगर मीडियम फ्री स्पेस हुआ तो के की वैल्यू होती है 1/4 पाई इंटू एप्सिलॉन नॉट,
ठीक है। ये सिंबल क्या है, ई जो सिंबल है ना, इसको ई नहीं आपको रीड करना है, दिस इज सिंबल एप्सिलॉन, ठीक है। और इसके साथ ये जो लगा है जीरो इज नॉट, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट इसको रीड करना है। व्हाट इज एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट हियर इज, सो के की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वेयर एप्सिलॉन नॉट जो है वो है परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब ये परमिटिविटी क्या होता है, परमिटिविटी किसी भी मीडियम की एक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। उस मीडियम की प्रॉपर्टी, कौन सी मीडियम की, हम किस मीडियम की बात कर रहे हैं, फ्री स्पेस की बात कर रहे हैं कि अगर चार्जेस के बीच में कौन सा मीडियम हुआ, फ्री स्पेस हुआ, तो जब फ्री स्पेस हुआ तो फ्री स्पेस एक मीडियम है, ठीक है। सो उस मीडियम की परमिटिविटी है ये एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या है, एप्सिलॉन एक्चुअल में होता है, एप्सिलॉन जो होता है ना वो होता है परमिटिविटी ऑफ मीडियम। एप्सिलॉन क्या होता है, सिंबल ये परमिटिविटी, किसी मीडियम की परमिटिविटी। अब परमिटिविटी क्या होता है, ये दो टर्म्स हैं, ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे इन डिटेल। परमिटिविटी, परमिटिविटी एंड रिलेटिव परमिटिविटी, एंड रिलेटिव परमिटिविटी, these two terms we are going to discuss in next video in detail, ठीक है। सो अभी आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि फ्री स्पेस के लिए k की वैल्यू को हम इस तरह से भी लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और एप्सिलॉन नॉट क्या है, एप्सिलॉन नॉट मीडियम की एक प्रॉपर्टी है, कौन सी मीडियम की, फ्री स्पेस की, इसलिए इसके साथ नॉट लिखा है। एप्सिलॉन नॉट का मतलब हो गया, नॉट का मतलब हो गया नो मीडियम, ठीक है। जब नो मीडियम होगा, नो मीडियम मतलब फ्री स्पेस, नो मीडियम वैक्यूम एयर, ठीक है। सो एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसी तरह कोई और मीडियम हुआ तो उसकी परमिटिविटी की वैल्यू आएगी यहाँ पे, ठीक है। सो परमिटिविटी किसी मीडियम की प्रॉपर्टी होती है, इसको हम डिटेल डिस्कस करेंगे इन नेक्स्ट लेक्चर। आपको सिर्फ अभी याद रखना है कि के की वैल्यू को हम इस तरह से लिखते हैं फ्री स्पेस के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वेयर एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। यहाँ से अब हम इस एप्सिलॉन नॉट दैट इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, बिकॉज के की वैल्यू हमें पता है। सो यहाँ से एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो एप्सिलॉन नॉट विल बी इक्वल टू 1/4 पाई के, एप्सिलॉन नॉट को इधर शिफ्ट कर दिया और के को इधर शिफ्ट कर दिया। अब के की वैल्यू हमें पता है, पाई की वैल्यू 22/7, के की वैल्यू 9 × 10⁻⁹, वो सारी वैल्यू यहाँ पे पुट करने पे आपको मिल जाएगी एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू एज 8.85 × 10⁻12। सो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की परमिटिविटी इतनी होती है, इसकी वैल्यू ये होती है। परमिटिविटी होता है क्या, मैंने बता दिया, हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी आप याद रखो कि परमिटिविटी एक प्रॉपर्टी होती है मीडियम की, ठीक है। सो अगर मीडियम हुआ फ्री स्पेस की परमिटिविटी की वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻12। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, देखो ये के इनवर्सली प्रोपोर्शन है ना, के तो जो के की यूनिट है उसको उल्टा कर दो या फाइंड भी कर सकते हो आप, ठीक है। के की यूनिट क्या थी, अभी हमने डिराइव की थी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। इस यूनिट को रेसिप्रोकल कर दो, सो कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाएगी इसकी यूनिट, क्योंकि ये रेसिप्रोकल है ना इसका, देखो। सो इसकी यूनिट हो जाएगी कूलम स्क्वायर पर न्यूटन को मैं n⁻⁻1 लिख सकता हूँ और पर मीटर स्क्वायर को m⁻⁻²। सो दिस इज द यूनिट ऑफ परमिटिविटी, ठीक है, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एंड दिस इज द वैल्यू फॉर परमिटिविटी किस मीडियम की, फ्री स्पेस की। हर एक मीडियम के लिए ये वैल्यू डिफरेंट होगी, ठीक है, बट फ्री स्पेस के लिए इसकी वैल्यू क्या होती है 8.85 × 10⁻⁻12। सो जो कूलम्स लॉ का फॉर्मूला है, अब हम उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। F इज इक्वल टू क्या होता है, के, और के की वैल्यू हो जाएगी कितनी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब आपको जब भी कूलम्स लॉ यूज़ करना है तो इस फॉर्म में हम हमेशा यूज़ करेंगे, वहाँ पे के नहीं लिखेंगे, वहाँ पे लिखेंगे एक ही जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर मीडियम कौन सा हुआ, फ्री स्पेस हुआ, अगर मीडियम कौन सा हुआ, फ्री स्पेस हुआ। फ्री स्पेस को एयर भी बोल सकते हो, वैक्यूम भी बोल सकते हो, या नो मीडियम भी बोल सकते हो, ठीक है। अगर ये मीडियम हुआ देन F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अगर मीडियम कोई और हुआ तो एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या आ जाएगा, उस मीडियम की परमिटिविटी आएगी, उसको हम डिनोट करेंगे EM से, ठीक है, एप्सिलॉन M से, परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम। अगर कोई और मीडियम हुआ देन ये फॉर्मूला इस तरह से लिखेंगे हम, ठीक है, वेयर एप्सिलॉन M विल बी दी परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम, वो जो भी मीडियम हुआ, वाटर हुआ, कैरोसिन हुआ, ग्लास हुआ, कोई भी जो भी हो। कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, अब हमें कूलम्स लॉ को लिखना है वेक्टर फॉर्म में। वाई, कूलम्स लॉ हमें किस चीज़ की वैल्यू देता है, फोर्स की, एंड वी नो दैट फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो और जिसकी कोई डायरेक्शन भी हो। सो वेक्टर क्वांटिटी की वैल्यू निकालने के लिए आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालने से काम नहीं चलेगा, आपको उसकी डायरेक्शन भी फाइंड करनी होगी। इसलिए हम कूलम्स लॉ को हमेशा किस फॉर्म में लिखते हैं, वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं। वेक्टर फॉर्म में लिखने से हमें उसका मैग्नीट्यूड भी मिलेगा और उसकी डायरेक्शन भी मिलेगी। अभी जो फॉर्मूला हमने पढ़ा F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, इससे सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड मिलेगा, इस फोर्स का क्या मिलेगा, मैग्नीट्यूड, हमें डायरेक्शन नहीं मिलेगी। सो डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हम कूलम्स लॉ को किस फॉर्म में लिखेंगे, वेक्टर फॉर्म में। सो वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए
लेट अस कंसीडर टू चार्जेस, ये हमने लेट दिस बी एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज योर जी एक्सिस। हमने यहाँ पे दो चार्जेस ले लिए Q1 एंड Q2। Q1 इज एट पॉइंट ए एंड Q2 इज एट पॉइंट बी, और इनको ज्वाइन कर दिया ओरिजिन से। दिस पॉइंट इज नोन एज ओरिजिन, ओ ए ओ बी। ठीक है, यहाँ पे हमारा चार्ज Q1, इस पॉइंट पे एक चार्ज रखा हुआ है Q1 और इस पॉइंट पे एक चार्ज रखा हुआ है Q2। ठीक है, अब जो पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर हो जाएगा वो हो जाएगा ओ ए, इसको हम डिनोट करते हैं R1 से। ठीक है, पोजीशन वेक्टर। अब वेक्टर्स आपने 11th क्लास में पढ़े तो उनका बेसिक आपको पता होना चाहिए। पोजीशन वेक्टर क्या होता है? किसी पॉइंट का, किसी भी पॉइंट का ओरिजिन से जो डिस्प्लेसमेंट होती है ना, ओरिजिन से जो भी डिस्प्लेसमेंट होती है किसी पॉइंट की, उसी को हम उसका पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर हो जाएगा ओ ए और उसको हमने नाम दिया R1 वेक्टर। ठीक है, सिमिलरली पॉइंट बी का जो पोजीशन वेक्टर हो जाएगा, इसकी डिस्प्लेसमेंट देखनी है ओरिजिन से, वो हो जाएगा OB, इसको हम डिनोट करेंगे R2 वेक्टर से। ठीक है, सो हमने क्या किया, पोजीशन वेक्टर ऑफ OA जो है उसको हमने डिनोट किया R1 से, और ये है क्या, ये है पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए। पॉइंट ए का ये पोजीशन वेक्टर है। सिमिलरली OB वेक्टर OB को हमने क्या नाम दिया, R2 से इसको डिनोट किया, R2 से इसको डिनोट किया, और ये है क्या, ये है पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी। किसी भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या होता है, उस पॉइंट की डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द ओरिजिन से वो जो उसकी डिस्प्लेसमेंट होगी, डिस्प्लेसमेंट में वर्ड यूज कर रहा हूँ क्योंकि वेक्टर्स की बात कर रहे हैं हम, डिस्टेंस वर्ड नहीं यूज कर सकते, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, वेक्टर्स की बात कर रहे हैं। इस पॉइंट की जो डिस्प्लेसमेंट होगी फ्रॉम द ओरिजिन, उसी को हम बोलेंगे इसका पोजीशन वेक्टर, दैट इज ये वाली डिस्प्लेसमेंट। सिमिलरली इस पॉइंट की जो डिस्प्लेसमेंट होगी फ्रॉम द ओरिजिन, दैट इज ये वाली डिस्प्लेसमेंट, ये इसका पोजीशन वेक्टर हो जाएगा, इसको हमने R2 से डिनोट किया। अब ये जो वेक्टर है AB को ज्वाइन कर दो। ठीक है, AB क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। ठीक है, जो हम यहाँ पे लिखते हैं R²। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। यहाँ पे अब ये वेक्टर, अगर मुझे कोई डिस्टेंस लिखना है ना AB, तो ये अगर मुझे सिर्फ डिस्टेंस फाइंड करना है AB, तो इसको मैं AB भी लिख सकता हूँ या फिर इसको मैं BA भी लिख सकता हूँ, सेम मीनिंग होगा क्योंकि डिस्टेंस मीन्स स्केलर क्वांटिटी, डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं। बट अगर मैं डिस्प्लेसमेंट AB को लिखता हूँ तो दो तरह से लिख सकता हूँ, AB डिस्प्लेसमेंट का मीनिंग अलग हो जाएगा और BA डिस्प्लेसमेंट का मीनिंग अलग हो जाएगा। AB का डिस्प्लेसमेंट का मीनिंग क्या हुआ कि मैग्नीट्यूड तो वही आएगा AB, बट डायरेक्शन आएगी फ्रॉम A टू B। डायरेक्शन क्या आएगी, फ्रॉम A टू B। इस केस में मैग्नीट्यूड तो वही आएगा जो यहाँ पे आएगा, बट डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। इस केस में डायरेक्शन हो जाएगी फ्रॉम B टू A। सो जब वेक्टर को लिखते हैं ना, वेक्टर को, तो वेक्टर को हम AB और BA का सेम मीनिंग नहीं रहेगा, फिर इनका मीनिंग डिफरेंट हो जाएगा। मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा बट डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी। सो इस वेक्टर को लिखने के लिए मैं दो तरह से लिख सकता हूँ, एक तो AB, एक BA। सो एक तो मैं लिख सकता हूँ इस वेक्टर को एज AB। ठीक है, एज AB। सो AB को हम डिनोट करेंगे वेक्टर R12 से, वेक्टर R12 से। ठीक, क्योंकि A पॉइंट पे कौन सा चार्ज है, Q1, दैट इज दिस इज पॉइंट 1, दिस इज पॉइंट 2। सो फ्रॉम 1 to 2, A से B की तरफ आए ना, फ्रॉम 1 to 2, सो R12 का ये मीनिंग हो जाएगा। और इस R12 को क्या मैं लिख सकता हूँ, R2 माइनस R1। देखो ये जो वेक्टर मैंने लिखा ना, ये वाला वेक्टर है, ये वाला, इस डायरेक्शन में A से B की तरफ, ये वाली डिस्प्लेसमेंट, बट फ्रॉम A टू B। मैंने बताया ना, डिस्प्लेसमेंट जब हम लेते हैं सो A से B की तरफ डिस्प्लेसमेंट और B से A की तरफ, दोनों का डिफरेंट मीनिंग होगा क्योंकि दोनों की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। सो इस वेक्टर को मैं दो तरह से लिख सकता हूँ, A टू B लिखा, जब AB लिखा मैंने तब इसकी डायरेक्शन हो जाएगी फ्रॉम A टू B, और इसको मैंने नाम दिया R12 इसलिए दिया क्योंकि 1 से 2 की तरफ है ना। सो इसको मैंने क्या नाम दिया, R12। और मैंने कहा इस R12 को हम लिख सकते हैं R2 माइनस R1। वो कैसे लिख सकते हैं, इस ट्राइंगल में ट्राइंगल लॉ लगाया आपने। ठीक है, दो वेक्टर को कैसे ऐड करते हैं उसके लिए दो लॉज आपने पढ़े थे 11th क्लास में, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एंड पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। यहाँ पे ट्राइंगल लॉ यूज हो रहा है। देखो इस ट्राइंगल को मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, ये ट्राइंगल क्या है, कुछ इस तरह की है ना, ये है आपके पास ट्राइंगल ये। ठीक है, O यहाँ पे पॉइंट है, B यहाँ पे पॉइंट है A, और ये जो वेक्टर है इसकी डायरेक्शन है इस तरफ, और ये है वेक्टर R1, और ये वेक्टर की डायरेक्शन है इस तरफ, ये पोजीशन वेक्टर था ना B का, ये है R2। और मैं कौन सा वेक्टर ले रहा हूँ, A से B की तरफ, दैट इज ये वाला, इस तरफ वाला वेक्टर ले रहा हूँ, और इसको मैंने नाम दिया R12। इन तीनों के बीच में क्या रिलेशन होता है, ट्राइंगल लॉ में आपने पढ़ा होगा कि दो वेक्टर्स अगर
एडजेसेंट साइड एज ए एडजेसेंट साइड ऑफ ए ट्राइंगल रिप्रेजेंट करें हम, तो उनका जो रिजल्टेंट होता है वो थर्ड साइड होता है, बट टेकन इन अपोजिट ऑर्डर, टेकन इन अपोजिट ऑर्डर। देखो इनका ऑर्डर क्या है, इस तरफ से ये इधर, इस तरफ से इधर, बट ये इस तरफ से इधर नहीं है, ये उल्टा है, इसका ऑर्डर क्या है, उल्टा है। ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ, शॉर्ट में ट्राइंगल हम ऐसे अप्लाई करते हैं, उन दो वेक्टर्स का सम जिनका हेड और टेल मीट कर रहा होता है। देखो इस पॉइंट में इन दो वेक्टर्स का क्या मीट कर रहा है, इस वेक्टर का यहाँ पे हेड है और इस वेक्टर का यहाँ पे टेल है, तो जिनका हेड और टेल मीट करता है उनका सम इसके इक्वल होता है। दैट इज अगर ये वेक्टर ए हुआ, ये वेक्टर बी हुआ, तो इन दोनों का सम ये होगा, ए प्लस बी हो जाएगा ये। ठीक है, सिमिलरली यहाँ देखो कौन से दो वेक्टर्स का हेड और टेल मीट कर रहा है, वो तो ये वाला और ये वाला वेक्टर है। देखो यहाँ पे इस वेक्टर का हेड है और इस वेक्टर का यहाँ पे टेल होगा, क्योंकि इसका हेड तो इस तरफ जा रहा है। सो इन दोनों का सम किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा। सो आई कैन राइट हेयर R1 प्लस R12 विल बी इक्वल टू R2। यहाँ से मुझे R12 की वैल्यू निकालनी है, सो R1 प्लस है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, सो R12 विल बी इक्वल टू R2 माइनस R1। समझ में आया, ये R12 इज इक्वल टू R2 माइनस R1 कैसे लिखा, ट्राइंगल लॉ का यूज़ किया है। ठीक है, ट्राइंगल लॉ का यूज़ किया है। अगर ट्राइंगल लॉ का यूज़ नहीं कर सकते तो सिंपली मैं कह सकता हूँ कि R12 को लिख सकते हैं, ये चेंज है ना, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू बी, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू बी। और चेंज कैसे निकालते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल। सो ए से बी की तरफ जब मैं आया तो ए मेरा इनिशियल पॉइंट था, बी मेरा फाइनल पॉइंट था, दैट इज 1 मेरा इनिशियल पॉइंट था और 2 मेरा फाइनल पॉइंट था। तो इसको मैं लिख सकता हूँ R2 माइनस R1, फाइनल माइनस इनिशियल, ऐसे भी याद रख सकते हो, फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है ना, मैं 1 से 2 की तरफ आया ना, तो 1 मेरा इनिशियल पॉइंट था, 2 मेरा फाइनल पॉइंट था। तो कैसे आएगी डिस्प्लेसमेंट, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल R2 माइनस इनिशियल R1। सिमिलरली अगर मुझे वेक्टर लिखना है बी से ए की तरफ वाला वेक्टर, मैंने बताया ना वेक्टर में अब ए से बी और बी से ए दोनों का मीनिंग डिफरेंट होगा। बी से ए वाले वेक्टर को नाम दे दो R21, दैट इज 2 से 1 की तरफ। ठीक है, सो बी ए वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हमने नाम दिया R21 बिकॉज दिस इज वेक्टर टेंडिंग फ्रॉम 2 to 1। तो इसको क्या लिख सकते हैं, देखो अब ये वेक्टर है फ्रॉम 2 to 1, सो 2 इसका इनिशियल पॉइंट है, 1 इसका फाइनल पॉइंट है, सो फाइनल माइनस इनिशियल लिख सकते हैं इसको R1 माइनस R2। चाहे तो ऐसे याद रखो फाइनल माइनस इनिशियल, चाहे ट्राइंगल लॉ लगा के देख लो, वही आएगा आंसर। R21 जो है R1 माइनस R2 आ जाएगा। ठीक है, नाउ अब हमें यहाँ पे इन वेक्टर्स के यूनिट वेक्टर्स की भी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अब यूनिट वेक्टर क्या होता है, अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 1। ये वेक्टर सारे आपके क्लियर होने चाहिए। अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 1, अगर उसका मैग्नीट्यूड 1 है तो उसको हम किसके लिए यूज़ करते हैं, यूनिट वेक्टर को हम यूज़ करते हैं कोई डायरेक्शन स्पेसिफाई करने के लिए, कोई डायरेक्शन बताने के लिए। ठीक है, सो इसका अगर मैं यूनिट वेक्टर निकालूं, अगर कोई वेक्टर है ए, तो उसके यूनिट वेक्टर को कैसे डिनोट करते हैं, ऐसे डिनोट करते हैं, ऐसे कैप डालते हैं ऊपर। ठीक है, इट मीन्स इट इज अ यूनिट वेक्टर। ये वेक्टर तो है बट इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा। ओके, और किसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मैग्नीट्यूड को सिर्फ या तो ए लिख दो या फिर ऐसे लिखते हैं हम। ठीक है, मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करने के ये दो मेथड है, या तो सिर्फ ए लिखो या ऐसे मॉडुलस डाल के वेक्टर ए लिखो। दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए, दिस इज ऑल्सो मैग्नीट्यूड ऑफ ए, दिस इज वेक्टर ए, दिस इज यूनिट वेक्टर ए। ठीक है, तीनों सिंबल देखो ध्यान से, दिस इज वेक्टर ए, दिस इज यूनिट वेक्टर ए एंड दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए को ऐसे भी लिख सकते हैं या सिर्फ ए भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो यूनिट वेक्टर होगा उसको मैं लिखूंगा R12 और ऊपर ऐसे कैप आएगा। सिमिलरली ये जो यूनिट वेक्टर हो जाएगा R21, ऊपर ऐसे कैप डालूंगा। और यूनिट वेक्टर का एक फार्मूला भी होता है, क्या फार्मूला होता है वो, यूनिट वेक्टर का फार्मूला होता है, अब अगर आपको कोई यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, ठीक है, और आपको एक वेक्टर गिवन दी है, उसका मैग्नीट्यूड भी गिवन दी है, आपको फाइंड करना है यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर हो जाएगा वो वेक्टर खुद डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड, डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, unit vector is equal to vector divided by magnitude of that vector. So unit vector 12 will be equal to this vector 12 divided by magnitude of vector 12. Similarly unit vector 21 will be equal to vector 21 divided by magnitude of vector 21. ठीक है, सो ये सारी वेक्टर्स की इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ पे लिख ली, ये आपको पता भी होनी चाहिए, 11th क्लास में आपने वेक्टर्स डिटेल में पढ़े। सो हमने क्या किया, दो चार्जेस लिए Q1 एंड Q2, Q1 इज एट पॉइंट ए एंड Q2 इज एट पॉइंट बी, और ए पॉइंट का जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है दैट इज पोजीशन वेक्टर उसको R1 बोला, और बी पॉइंट का जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है उसको R2 बोला। अब ए बी जो वेक्टर है उसकी दो डायरेक्शन है, ए से बी और बी से ए, जो ए से बी आ रहा है उसको R12 बोला, और उसको हम R2 माइनस R1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, फाइनल माइनस इनिशियल, और ए से बी की तरफ, बी से ए की तरफ जो है बी ए, उसको R21 बोला, 2 से 1 की तरफ, सो इसको मैं R1 माइनस R2 लिख सकता हूँ, फाइनल माइनस इनिशियल। फिर इन दोनों के यूनिट वेक्टर फाइंड कर लिए, यूनिट वेक्टर होता है वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। नाउ अब हमें क्या लिखना है, अब ये दोनों चार्जेस की फोर्स की डायरेक्शन वेक्टर फॉर्म में लिखना है। ओके, अब वो डिपेंड करता है कि फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, वो दो चीज़ों पे डिपेंड करता है कि इन चार्जेस के साइंस कौन से होंगे। ये चार्जेस लाइक भी हो सकते हैं और अनलाइक भी हो सकते हैं। सो केस फर्स्ट हम ले रहे हैं कि अगर ये लाइक चार्जेस हुए, व्हेन Q1 एंड Q2
आर लाइक चार्जेस, आर लाइक चार्जेस। लाइक मीन्स या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे, दैट इज दोनों रिपेल करेंगे। दैट इज मैं लिख सकता हूँ Q1 Q2 जो होगा, Q1 इंटू Q2, अगर इन दो चार्जेस को मल्टीप्लाई करूँ तो आंसर हमेशा क्या आएगा, ग्रेटर देन जीरो आएगा। ग्रेटर देन जीरो क्यों आएगा, क्योंकि मैंने बोला दोनों लाइक चार्जेस हैं। दोनों लाइक का मतलब हो गया या तो दोनों पॉजिटिव होंगे, और पॉजिटिव नंबर को पॉजिटिव से मल्टीप्लाई, Q1 इंटू Q2 मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव आंसर पॉजिटिव ही आएगा ना। और अगर दोनों नेगेटिव हुए, ये भी नेगेटिव हुआ मल्टीप्लाई बाय और ये भी नेगेटिव हुआ, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव भी पॉजिटिव हो जाता है, तो आंसर हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। दैट इज ग्रेटर देन जीरो आएगा। इट मीन्स मैं लिख सकता हूँ Q1 Q2 इज ग्रेटर देन जीरो का क्या मीनिंग हुआ कि Q1 Q2 लाइक चार्जेस होंगे, या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव। ये आंसर लेस देन जीरो कब आएगा, जब एक नेगेटिव होगा एक पॉजिटिव। देखो एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, जब नेगेटिव पॉजिटिव को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमेशा नेगेटिव आता है। नेगेटिव मीन्स लेस देन 1। अगर ये पॉजिटिव हो ये नेगेटिव, तब भी पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या आएगा, आंसर नेगेटिव ही आएगा। लेस देन जीरो आ रहा है इस केस में, नेगेटिव मीन्स लेस देन जीरो, उस केस में हम लिखेंगे Q1 इंटू Q2 इज लेस देन जीरो। सो अगर लाइक चार्जेस हुआ है तो Q1 इंटू Q2 लेस देन जीरो होता है। अगर अनलाइक हुआ है तो Q1 Q2 लेस देन जीरो होता है। और अगर लाइक चार्जेस हुआ है तो Q1 इंटू Q2 इज ग्रेटर देन जीरो होता है। देख लो लाइक का मतलब क्या हुआ, या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे। दोनों केसेस में आंसर क्या आ रहा है, पॉजिटिव, दैट इज ग्रेटर देन जीरो आ रहा है। सो व्हेन Q1 एंड Q2 आर लाइक चार्जेस, दैट इज Q1 इंटू Q2 इज ग्रेटर देन जीरो। उस केस में देखो क्या होगा, ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे बिकॉज लाइक चार्जेस है। रिपेल करने का मतलब हो गया जो चार्ज Q2 है वो चार्ज Q1 पे जो फोर्स लगाएगा वो किस डायरेक्शन में लगाएगा, इस डायरेक्शन में लगाएगा, बिकॉज रिपेल करेंगे ना, एक दूसरे से दूर भागेंगे। ठीक है, इस डायरेक्शन में इसको दूर भगाएगा। ठीक है, सो ये इस फोर्स को हम नाम देते हैं F। ये फोर्स किस पे लग रही है, Q1 पे लग रही है ना, है ना। सो F1 और कौन लगा रहा है, 2 लगा रहा है। सो F12 इसको नाम देंगे, F12। इसको रीड कैसे करेंगे, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। सिमिलरली ये चार्ज भी इस पे फोर्स लगाएगा, किस डायरेक्शन में लगाएगा, इस डायरेक्शन में, बिकॉज लाइक चार्जेस दोनों लिए हैं हमने केस फर्स्ट में, लाइक है तो रिपेल करेंगे ना। सो इस फोर्स को हम नाम दे देंगे F21, दैट इज फोर्स ऑन 2 ड्यू टू फर्स्ट, फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू चार्ज Q1। ठीक है, सो एक दूसरे पे ये फोर्स लगाएंगे इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, देखो ना, अगर आपके पास दो चार्जेस हैं और दोनों लाइक चार्जेस हैं, दोनों कौन से कैसे चार्जेस हैं, लाइक चार्जेस हैं। सपोज दोनों पॉजिटिव हैं तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, है ना, दोनों एक दूसरे से दूर भागेंगे। तो रिपेल करने का मतलब हो गया ये चार्ज इस पे फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में और ये चार्ज इस पे फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में। इस फोर्स को हम नाम दे देंगे, ये फोर्स किस पे लग रही है, 1 पे लग रही है, कौन लगा रहा है, 2 लगा रहा है, सो F12। इस फोर्स को नाम दे देंगे, ये फोर्स किस पे लग रही है, 2 पे लग रही है, और कौन लगा रहा है, 1 लगा रहा है, तो F21 इसको नाम दे देंगे। ठीक है, अब इन दोनों फोर्सेस का हमें वेक्टर फॉर्म में लिखना है। देयरफॉर F12 पहले हम फाइंड करते हैं, F12। सो फोर्स का क्या फार्मूला होता है, कूलम्स लॉ का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। हमने लेट कर लेना है कि इनके बीच में जो मीडियम है वो फ्री स्पेस है, इसलिए एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या होता है, Q1 Q2 अपान होता है डिस्टेंस का स्केयर, डिस्टेंस का स्केयर होता है ना अपान। सो यहाँ पे डिस्टेंस जो आएगा वो आएगा B से लेके A की तरफ, क्योंकि इस तरफ ये फोर्स लगा रहा है ना, किस पे लगा रहा है, ए पे लगा रहा है, ये फोर्स लगा रहा है ए पे, दैट इज यही फोर्स है ना, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू सेकंड। सो कौन लगा रहा है, बी लगा रहा है, किस पे लगा रहा है, ए पे। सो इस तरफ वाला वेक्टर लेना है बी ए। सो बी ए का स्केयर इनटू, अब यहाँ पे डायरेक्शन लिखनी है क्योंकि वेक्टर फॉर्म में लिखना है। अब इस फोर्स की डायरेक्शन क्या है, देखो डायरेक्शन क्या है, इस तरफ है ना, इस तरफ बी ए की तरफ है डायरेक्शन, दैट इज अलोंग बी ए, बी से ए की तरफ, देखो बी से ए की तरफ, इस तरफ है डायरेक्शन। ठीक है, इस फोर्स की F12 की। अब इसको वेक्टर फॉर्म में लिख दो। डायरेक्शन बताने के लिए हम यूनिट वेक्टर का यूज़ करेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन बी ए स्केयर। देखो बी ए वेक्टर कौन सा था, R21 वेक्टर। सो R21 वेक्टर का स्केयर, जब किसी वेक्टर का स्केयर हो जाता है फिर उस पर वेक्टर का सिंबल नहीं लिखते। ठीक है, फिर वो वेक्टर नहीं रहता, वो स्केलर बन जाता है। सो R21 का स्केयर, यहाँ पे वेक्टर का सिंबल चाहे ना लिखो। अब यहाँ पे मुझे एक यूनिट वेक्टर लिखना है जो मुझे इस फोर्स की डायरेक्शन बताए, यूनिट वेक्टर इसलिए लिखना है कि क्योंकि फॉर्मूला मैग्नीट्यूड तो इसी के इक्वल होता है, ये फॉर्मूला था ना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन डिस्टेंस का स्केयर। अब ये एक्स्ट्रा चीज़ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सो एक्स्ट्रा चीज़ मल्टीप्लाई करने पे इस पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। सो मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा इसको तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो ऐसे ही इसलिए यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं ताकि इसकी वैल्यू चेंज भी ना हो। अगर फोर्स 5 न्यूटन आ रही है तो अब भी 5 न्यूटन ही आएगी, क्योंकि मल्टीप्लाई मैंने यूनिट वेक्टर से किया, 1 से किया, 5 1 5 आएगा। लेकिन ये यूनिट वेक्टर क्या करेगा, हमें डायरेक्शन बता देगा। सो यहाँ पे मुझे ऐसा यूनिट वेक्टर लिखना है जो इस फोर्स की डायरेक्शन बताए। इस फोर्स की डायरेक्शन देखो कहाँ है, बी से ए की तरफ, दैट इज इस तरफ। अब इस तरफ कौन सा वेक्टर है, देखो कौन सा वेक्टर है, R21 इस डायरेक्शन में है, तो R21 का यूनिट वेक्टर ये है R21। सो ये यूनिट वेक्टर यहाँ पे लिख दो R21। दिस इज योर रिक्वायर्ड कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, दिस इज योर रिक्वायर्ड कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। अब बुक्स में कभी कभी R21 की जगह क्या लिख देते हैं, ये वाला वेक्टर लिख सकते हैं। ठीक है, ये वाला वेक्टर R21 किसके इक्वल है, R1 माइनस R2,
है ना। आप चाहे ना भी लिखो, आप यहाँ तक लिख सकते हो। दिस इज रिक्वायर्ड कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। अब सिमिलरली हम दूसरी फोर्स निकालेंगे F21। कौन सी फोर्स? नाउ द फोर्स F21 दैट इज फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू चार्ज फर्स्ट, किसके इक्वल हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो सेम आएगा Q1 Q2। अब यहाँ पे लिया था BA स्केयर, अब यहाँ पे यूनिट अब वेक्टर कौन सा लेना है AB स्केयर, क्योंकि ये फोर्स लग रही है सेकंड पे और कौन लगा रहा है फर्स्ट, दैट इज ये फोर्स फर्स्ट से सेकंड की तरफ है ना, सो AB लेंगे इस केस में इनटू, अब इसकी डायरेक्शन लिखनी है तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी इस फोर्स की, देख लो F21 की डायरेक्शन क्या है, इस तरफ है इसकी डायरेक्शन, दैट इज A से B की तरफ है, सो हम लिखेंगे अलोंग AB। अब इस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें यहाँ पे यूनिट वेक्टर लिखेंगे बस, F21 विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन AB स्केयर, और AB वेक्टर हमने AB वेक्टर को नाम क्या दिया है R12 सो उसका जब स्केयर करेंगे तो उसका वेक्टर का साइन हट जाएगा, R12 का स्केयर हो जाएगा इनटू, अब मुझे यहाँ पे एक ऐसा यूनिट वेक्टर लिखना है जो मुझे इस फोर्स की डायरेक्शन बताए, R21, ठीक है। F21 ये है ना, इसकी डायरेक्शन इस तरफ है, सो इस तरफ कौन सा यूनिट वेक्टर है, देखो इस डायरेक्शन में A से B की तरफ है R12 ये वाला यूनिट वेक्टर लिख दो यहाँ पे R12। सो दिस इज योर कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। सिमिलरली अब केस सेकंड कंसीडर कर सकते हो जिसमें दोनों लाइक चार्जेस होंगे, व्हेन Q1 एंड Q2 और अनलाइक चार्जेस, सॉरी लाइक वाला तो ये हो गया ना, अनलाइक चार्जेस, अनलाइक में वो अट्रैक्ट करेंगे अनलाइक चार्जेस, ठीक है। दैट इज Q1 इंटू Q2 इस केस में क्या आएगा, लेस देन 0 आएगा, नेगेटिव आएगा। इस केस में आप देखो कैसे लिखोगे, ठीक है। अगेन आपका सारा प्रोसीजर सेम रहेगा, पूरी फिगर सेम रहेगी, सिर्फ क्या चेंज हो जाएगा, फोर्स की डायरेक्शन अब चेंज हो जाएगी, क्योंकि आप रिपेल नहीं करेंगे, अब ये अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। सो दिस इज योर वेक्टर R1, दिस इज योर वेक्टर R2, दिस इज पॉइंट A, दिस इज पॉइंट B, यहाँ पे हमने रखा था Q1, यहाँ पे रखा था Q2, और ये यहाँ पे दो वेक्टर हमने लिए हैं, जो A से B की तरफ है वो है R12, है ना, और जो B से A की तरफ है वो है R21। अब जो फोर्स लगेगी, देखो फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, अब जो इस पे फोर्स लगेगी ना, किस पे, A पे, ठीक है। यहाँ पे बना रहा हूँ मैं ये दोनों चार्जेस, A, यहाँ पे B, यहाँ पे चार्ज है Q1, यहाँ पे चार्ज है Q2। अब जो Q1 पे फोर्स लगेगी ना, ड्यू टू Q2, अब ये इसको अट्रैक्ट करेगा, पहले रिपेल कर रहा था तो डायरेक्शन इस तरफ थी, अब F12 की डायरेक्शन इस तरफ हो जाएगी, ये वाली डायरेक्शन F12। सिमिलरली इस पे जो फोर्स लगेगी इसकी वजह से ये इसको अपनी तरफ खींचेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो F21 ये डायरेक्शन हो जाएगी। दिस इज फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, 1 पे फोर्स लग रही है किसकी वजह से, 2 की वजह से, तो 2 इसको अपनी तरफ खींचेगा, बिकॉज बोथ आर अनलाइक चार्जेस, अट्रैक्ट करेंगे। सिमिलरली दिस इज फोर्स ऑन 2 ड्यू टू फर्स्ट, 2 पे जो फोर्स लगेगी, जो फर्स्ट लगा रहा है वो इसको अपनी तरफ खींचेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो इस तरफ लगेगी, बस ये डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। अब देखो F12 की वैल्यू लिखने जा रहा हूँ, F12 विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन AB स्केयर, सॉरी BA स्केयर, यहाँ तक सेम, ठीक है, ये पूरा सेम आएगा, सिर्फ अब ये डायरेक्शन चेंज हो जाएगी फोर्स की। वहाँ पे देखो अलोंग क्या थी, BA था ना, अब इसकी डायरेक्शन चेंज अलोंग AB हो जाएगा। देख लो F12 की डायरेक्शन A से B की तरफ है, और इस केस में F12 की डायरेक्शन क्या थी, B से A की तरफ थी, इस केस में A से B की तरफ है। इस केस में F12 की डायरेक्शन देखो, F12 A से B की तरफ है, और इस केस में देखो क्या थी, F12 की डायरेक्शन इस तरफ थी, दैट इज B से A की तरफ थी। इस केस में B से A की तरफ, इस केस में A से B की तरफ, सो डायरेक्शन चेंज होगी, या बाकी सारा सेम है, बाकी सारा अपने सेम रखना है। यहाँ पे अलोंग BA था, यहाँ पे अलोंग BA था, यहाँ पे अलोंग AB हो जाएगा, और क्या हो जाएगा बस। सो F12 विल बी इक्वल टू हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन BA वेक्टर लिखो यहाँ पे, BA R21, सो R21 का स्केयर, और यूनिट वेक्टर अलोंग AB जो यूनिट वेक्टर है, देखो AB के अलोंग यूनिट वेक्टर है R12, ठीक है, R12 का यूनिट वेक्टर। अब इसमें और इस फॉर्मूले में देखो डिफरेंस क्या है, जब रिपेल करेंगे और जब अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे 1 2 था, और यहाँ पे यहाँ पे 1 2 था, और यहाँ पे वेक्टर 2 1 और 2 1, यहाँ पे 2 1 2 1 आ गया, और जब अट्रैक्ट करेंगे तब जो यहाँ पे होगा वही यहाँ पे है ना, यहाँ पे 1 2, यहाँ पे 2 1, यहाँ पे देखो क्या आ गया, 1 2 आ गया, यहाँ पे क्या था 2 1 था, यहाँ पे क्या हो गया 1 2, बस ये चेंज हो जाएगा आपका, बाकी सारा एज इट इज रहेगा। सिमिलरली आप F21 भी लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे सॉरी AB स्केयर आएगा ना, यहाँ पे AB स्केयर आएगा ना, ये भी चेंज हो जाएगा ना, यहाँ पे AB स्केयर आएगा, और यहाँ पे भी R12 आएगा, R12 आएगा, ओके, ये चेंज हो गया ना, बस ये दो चीज़ें चेंज होंगी, ये और ये,
इनके जो नाम है, यहाँ पे 2 1 है, यहाँ 1 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 1 है, यहाँ पे 1 2 हो जाएगा, बस इतना डिफरेंस है। सिमिलरली F2 1 जब निकालोगे वहाँ पे भी चेंज हो जाएगा। क्यों चेंज हुआ देख लो ना, यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे F1 2 की डायरेक्शन कहाँ थी, बी से ए की तरफ थी, बट इसमें डायरेक्शन चेंज होगी, ए से बी की तरफ होगी, इतना डिफरेंस है। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड कॉलम्स ला इन वेक्टर फॉर्म। सो दिस इज योर कंक्लूजन ऑफ कॉलम्स ला इन वेक्टर फॉर्म। कॉलम्स ला को वेक्टर फॉर्म में ये 4 फॉर्म्स हैं उसकी, ठीक है। व्हेन Q1 एंड Q2 आर लाइक चार्जेस, अगर Q1 और Q2 लाइक चार्जेस हुए हैं, दैट इज Q1 इंटू Q2 ग्रेटर देन 0 अगर हुआ, तब F12 इसके इक्वल हो जाएगी, F21 इसके इक्वल हो जाएगी। क्या डिफरेंस है यहाँ पे देखो, F12 दैट इज फोर्स ऑन 1 ड्यू टू सेकेंड, जो फोर्स ऑन चार्ज Q1 लगेगी ड्यू टू चार्ज Q2, उसकी डायरेक्शन हो जाएगी 2 से 1, 2 से 1 की तरफ होगी, क्योंकि रिपल्सिव होगी ना, है ना, मतलब दूर भागेगा। सो दूर भागेगा मतलब उल्टा हो जाएगा, 1 2 का 2 1 हो जाएगा। सिमिलरली 2 1 का क्या हो जाएगा, यहाँ 1 2 1 2 आएगा। बट जब अट्रैक्टिव होगी तब सेम होगा, अगर यहाँ 1 2 है तो यहाँ भी 1 2 होगा, यहाँ भी 1 2 होगा, यहाँ 2 1 है तो यहाँ भी 2 1 होगा, यहाँ भी 2 1 होगा। देखो ना, देखो एक बार देखो, ये अगर आपके पास 2 वेक्टर्स हैं, ठीक है, ये 2 पॉइंट्स हैं, यहाँ पे चार्ज Q1 है, यहाँ पे क्या चार्ज Q2 है। अगर ये रिपेल कर रहे हैं तो इस पे जो फोर्स लगेगी वो इस तरफ लगेगी, दैट इज F किस पे लग रही है, ये 1 पे 2 की तरफ। अब इस फोर्स की डायरेक्शन के लिए कौन सा वेक्टर मुझे चाहिए, B से A की तरफ। कौन सा वेक्टर चाहिए, B से A की तरफ, B से A की तरफ। सो B से A की तरफ कौन सा वेक्टर है, 2 से 1, दैट इज R21। देख लो, जब रिपल्सिव थी फोर्स 1 2 है, बट इसकी डायरेक्शन कौन बता रहा है, 2 1 बता रहा है। फोर्स 1 2 है बट डायरेक्शन कौन बता रहा है, 2 1 बता रहा है। फोर्स 1 2 है, डायरेक्शन कौन बता रहा है, 2 1। सिंपल है, बिल्कुल सिंपल, इसको देख के घबराना नहीं। आप ये फिगर देखो, देखो ना, अगर 2 चार्जेस हैं और ये लाइक चार्जेस हैं तो ये रिपेल करेंगे। सो यहाँ पे लगने वाली फोर्स की डायरेक्शन इस तरफ होगी, क्योंकि रिपेल करेगा इसको, इस चार्ज को, ये चार्ज रिपेल करेगा, दूर भागेंगे एक दूसरे से। सो इस तरफ डायरेक्शन। अब इस तरफ डायरेक्शन बताने के लिए मुझे कौन सा यूनिट वेक्टर चाहिए, बी से ए की तरफ वाला वेक्टर चाहिए, क्योंकि बी से ए की तरफ वाला वेक्टर इसी डायरेक्शन में है, दैट इज जो वेक्टर 2 से 1 की तरफ आएगा। सिमिलरली इस पे जो फोर्स लगेगी इसकी वजह से, देखो उसकी डायरेक्शन ये होगी, या मैं सिंपल बता रहा हूँ, ठीक है, उसकी डायरेक्शन हो जाएगी यहाँ पे, ये फोर्स है 2 1। कौन सी फोर्स है, ये 2 1 है ना, जो फोर्स लग रही है किस पे, 2 पे, किसकी वजह से लग रही है, 1 पे, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। अब इसकी डायरेक्शन कहाँ है, इस तरफ है इसकी डायरेक्शन, तो इस तरफ वाली डायरेक्शन कौन सा यूनिट वेक्टर मुझे बताएगा, ए से बी की तरफ वाला या बी से ए की तरफ वाला। ए से बी की तरफ जो वेक्टर जाएगा दैट इज इस डायरेक्शन में जो वेक्टर होगा ए से बी की तरफ, दैट इज 1 से 2 की तरफ। सो R12 इसकी डायरेक्शन बताएगा। देखो उल्टा है, रिपल्शन वाले केस में उल्टा है, F12 की डायरेक्शन बताएगा R21 और F21 की डायरेक्शन बताएगा R12, और अट्रैक्शन में सेम हो जाएगा। देखो अगर दोनों लाइक चार्जेस हैं, ए बी पॉइंट, यहाँ पे चार्ज है Q1, यहाँ पे चार्ज है Q2, अगर दोनों अनलाइक चार्जेस हैं तो अट्रैक्ट करेंगे। इट मीन्स इस पे जो फोर्स लगेगी उसकी डायरेक्शन इस तरफ होगी। ये फोर्स लग रही है किस पे, 1 पे, कौन लगा रहा है, 2 लगा रहा है, F12। अब इसकी डायरेक्शन बताने के लिए मुझे एक यूनिट वेक्टर चाहिए। अब वो यूनिट वेक्टर ए बी होगा या बी ए होगा, मुझे बताओ। ए बी होगा, ए से बी की तरफ, क्योंकि फोर्स की डायरेक्शन भी इस केस में कहाँ है, ए से बी की तरफ है, यहाँ पे बी से ए की तरफ थी इस फोर्स की डायरेक्शन। सो यूनिट वेक्टर भी मुझे चाहिए ए से बी की तरफ, ए से बी की तरफ, दैट इज 1 से 2 की तरफ। सो कौन सा यूनिट वेक्टर इसकी डायरेक्शन बताएगा, R12, फोर्स 1 2 और इसकी डायरेक्शन बता रहा है R12। सिमिलरली इस पे जो फोर्स लगेगी अट्रैक्ट करेगा ये इसको, ये वाला चार्ज इसको अट्रैक्ट करेगा, इस तरफ होगी इसकी फोर्स। सो ये फोर्स लग रही है 2 पे और कौन लगा रहा है, 1 लगा रहा है। अब इसकी डायरेक्शन बताने के लिए मुझे यूनिट वेक्टर कौन सा चाहिए, ए से बी की तरफ या बी से ए की तरफ, बी से ए की तरफ, क्योंकि इस फोर्स की डायरेक्शन इस तरफ है। सो बी से ए की तरफ, बी पे कौन सा चार्ज है, Q2, सो 2 से 1 की तरफ। सो R21, देखो फोर्स 2 1 और वेक्टर इसकी डायरेक्शन कौन बता रहा है, यूनिट वेक्टर 2 1 जिसके साथ है। तो आपको सिंपल याद रखना है कि जब लाइक चार्जेस हुए तब उल्टा हो जाएगा, F12 की डायरेक्शन बताएगा R21 और F21 की डायरेक्शन बताएगा R12, उल्टा हो जाएगा। और जब अनलाइक चार्जेस हुए, दैट इज जब अट्रैक्ट करेंगे, तब जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वही यूनिट वेक्टर भी होगा। F12 की डायरेक्शन बताएगा R12 ही, सो यहाँ भी 1 2 लगा देना, यहाँ भी 1 2, और F21 की डायरेक्शन बताएगा R21 ही बताएगा। ठीक है, सो दिस इज योर कॉलम्स ला इन वेक्टर फॉर्म। आपको पूरा प्रोसीजर भी आना चाहिए और ऐसे शॉर्ट में भी आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट यूनिट ऑफ चार्ज। अब हम डिफाइन करने जा रहे हैं किसको, यूनिट ऑफ चार्ज को। हमें पता है यूनिट ऑफ चार्ज है कूलम। क्या यूनिट होती है चार्ज की, कूलम। यूनिट तो हमने नाम रख दिया कूलम, बट 1 कूलम ऑफ चार्ज होगा कितना, उसको डिफाइन कैसे करेंगे। ठीक है, उसको अब हम डिफाइन करने जा रहे हैं। ठीक है, 1 कूलम चार्ज कितना होगा, 1 कूलम चार्ज कितना होगा, और किससे डिफाइन करेंगे इसको, कॉलम्स लॉ को यूज करके डिफाइन करेंगे, बिकॉज कॉलम नहीं है, यूनिट दी थी, इसलिए तो इसका नाम कॉलम है। सो कॉलम्स का लॉ क्या है कि फोर्स बिटवीन 2 चार्जेस सेपरेटेड इन अ फ्री स्पेस इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फ्री स्पेस में तो एप्सिलॉन नॉट आएगा,
प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, ठीक है। इसको स्केलर फॉर्म में लिख रहे हैं, वेक्टर फॉर्म में नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। आपकी जनरली स्केलर फॉर्म में ज़्यादा यूज़ होगी क्योंकि हमें मैग्नीट्यूड मैक्सिमम केसेस में निकालना होता है। डायरेक्शन तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, वेक्टर फॉर्म में लिखने की उसको जरूरत नहीं थी क्योंकि ये वाली फोर्स कौन सी चेंज होने वाली है, दो ही तरह की फोर्स है, या तो अट्रैक्टिव या रिपल्सिव। अगर वो लाइक चार्जेस तो रिपेल करेंगे तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अगर ये दो चार्जेस हैं तो रिपेल करेंगे, एक फोर्स की डायरेक्शन इस तरफ, एक फोर्स की डायरेक्शन इस तरफ, तो डायरेक्शन तो हम ऐसे ही बता सकते हैं। सो वेक्टर फॉर्म में बस लिखना था, हमें प्रोसीजर था, सिलेबस में था तो लिख दिया। अगर हुए अनलाइक चार्जेस तो अट्रैक्ट करेंगे तो फोर्सेस की डायरेक्शन क्या होगी, एक फोर्स की डायरेक्शन इस तरफ होगी, एक फोर्स की इस तरफ, जो इस पे फोर्स लगेगी उसकी डायरेक्शन इस तरफ और जो इस पे फोर्स लगेगी उसकी डायरेक्शन इस तरफ, ठीक है। ये फोर्स हो जाएगी, अगर ये Q1 है, ये Q2 है, सो ये फोर्स हो जाएगी F12 और ये फोर्स हो जाएगी F21 और ये फोर्स हो जाएगी F12 और ये हो जाएगी F21। तो डायरेक्शन तो हम ऐसे ही बता सकते हैं क्योंकि दो ही, कोई ऐसी डायरेक्शन तो नहीं होगी इस तरफ इस तरफ, यहाँ पे डायरेक्शन पहले से ही स्पेसिफाई थी क्योंकि दिस इज अ सेंट्रल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ सेंट्रल फोर्स। व्हाट डज इट मीन कि दो चार्जेस के सेंटर्स को जो लाइन ज्वाइन करेगी, इनके सेंटर्स को ज्वाइन करो, ये लाइन है, इसको प्रोड्यूस करो, इसी लाइन के अलोंग फोर्स लगेगी। मतलब ये जो इस पे फोर्स लगाएगा वो या तो इस डायरेक्शन में होगी या इस डायरेक्शन में होगी, वो डिपेंड करता है चार्जेस पे। अगर हुए लाइक चार्जेस तो रिपेल करेगा तो इस डायरेक्शन में, अगर हुए अनलाइक तो अट्रैक्ट करेगा तो इस डायरेक्शन में। इधर कभी फोर्स नहीं लग सकती, इधर कभी फोर्स नहीं लग सकती, इधर कभी फोर्स नहीं लग सकती, है ना। वेक्टर फॉर्म की तब जरूरत पड़ती जब ये फोर्स किसी भी डायरेक्शन में पॉसिबल होती, ठीक है। सो वेक्टर फॉर्म में बस सिलेबस में था तो हमने लिख दिया। अब हम इस कॉलम को डिफाइन करने जा रहे हैं। हमें पता है फोर्स बिटवीन टू चार्जेस सेपरेटेड इन अ फ्री स्पेस इज गिवन बाय F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। और ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, ये K होता है और K की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है, इसको अभी मैं K लिख रहा हूँ, ठीक है, K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब सपोज लेट कर लो हमें वन कॉलम को डिफाइन करना है तो ये दोनों चार्जेस को वन कॉलम मानना होगा हमें, है ना। इन दोनों चार्जेस को क्या मानना होगा, वन कॉलम। लेट Q1 इज इक्वल टू Q2, ये दोनों चार्जेस कितने हैं, वन कॉलम के, कितने हैं, वन कूलम है। और इनके बीच में जो डिस्टेंस है सपोज वो कितना है, 1 मीटर है। दैट इज ये दोनों चार्जेस 1 कूलम के, ये भी 1 कूलम का है, ये भी 1 कूलम का है, और इनके बीच में डिस्टेंस कितना है, 1 मीटर है। ठीक है, दोनों प्लस के भी हो सकते हैं, दोनों माइनस के भी हो सकते हैं, और एक प्लस एक माइनस का भी हो सकता है, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। हम कॉलम को डिफाइन करने जा रहे हैं, 1 कॉलम कितना होता है। सो ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, वी विल गेट F इज इक्वल टू K टाइम्स Q1 हमने कितना माना है, 1 कूलम, सो 1 हो जाएगा ये, इंटू Q2 भी कितना माना है, 1 कूलम, ये भी 1 हो जाएगा, और R भी कितना माना है हमने, 1 मीटर, सो 1 का स्क्वायर, ये भी 1 हो जाएगा। सो यू विल गेट, ये पूरी क्वांटिटी 1 हो जाएगी, 1 इंटू 1 इज 1, 1 अपॉन 1 इज 1। सो आपको मिलेगा F इज इक्वल टू K, F इज इक्वल टू K, और K की वैल्यू हमें पता है, K की वैल्यू कितनी होती है, 9 मल्टीप्लाई 10⁻⁹, और ये क्या है, फोर्स है, तो फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। सो फोर्स इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई 10⁻⁹ न्यूटन। अब हम डिफाइन करने जा रहे हैं 1 कूलम चार्ज कितना होता है। ठीक है, 1 कूलम चार्ज कितना होता है उसको अब हम डिफाइन करेंगे। देखो, 1 कूलम ऑफ चार्ज इज दैट मच चार्ज विच व्हेन सेपरेटेड इन फ्री मीडियम, फ्री स्पेस, ठीक है, विच व्हेन सेपरेटेड इन फ्री स्पेस by a distance of 1 meter from another 1 coulomb of charge, so such that the force between the electrostatic force between them is 9 multiplied 10⁹ न्यूटन। सो 1 कूलम चार्ज कितना होता है, 1 कूलम चार्ज दैट क्वांटिटी ऑफ चार्ज होती है जिसको हम 1 मीटर डिस्टेंस पे अगर रखें सिमिलर 1 कूलम चार्ज के साथ, तो इनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी उसकी वैल्यू कितनी हो, 9 मल्टीप्लाई 10⁹। सो देन हम इस चार्ज को बोलेंगे 1 कूलम चार्ज। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर आपके पास दो चार्जेस हैं, एक चार्जेस है Q और दूसरा चार्ज भी है Q, दोनों इक्वल चार्जेस हैं क्योंकि यहाँ पे हमने इक्वल लिया ना, दोनों को 1 लिया, और इनके बीच में डिस्टेंस है 1 मीटर। इस केस में अगर इनके बीच में जो फोर्स लग रही है वो अगर 9 मल्टीप्लाई 10⁹ न्यूटन है, अगर इनके बीच में जो फोर्स लग रही है वो 9 मल्टीप्लाई 10⁹ न्यूटन है, देन हम कह सकते हैं कि ये चार्ज भी 1 कूलम होगा और ये चार्ज भी कितना होगा, 1 कूलम। So 1 coulomb of charge is that much charge which when placed in vacuum or free space at a distance of 1 meter from an equal and similar charge would repel it with a force of 9 multiplied by 10⁹ न्यूटन। ठीक है, रिपेल करेगा ये एक दूसरे को विद अ फोर्स 9/10। रिपेल तब करेंगे अगर एक पॉजिटिव और एक दोनों पॉजिटिव हो। ठीक है, क्योंकि 1 कूलम को हम डिफाइन कर रहे हैं तो इसको भी 1 कूलम लेना है, इसको भी, दोनों को हमने प्लस 1 कूलम लिया है। ठीक है, सो रिपेल करेंगे विद अ फोर्स ऑफ 9 मल्टीप्लाई 10⁻⁹ न्यूटन। सो 1 कूलम ऑफ चार्ज उतना चार्ज होता है जिसको अगर हम स्प्रेड करें किसी दूसरे सेम चार्ज से, दैट इज 1 + 1 कूलम को सेपरेट किया हमने दूसरे +1 कूलम से, कितने डिस्टेंस से सेपरेट किया, 1 मीटर से। अब अगर ये एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे कितनी, 9 मल्टीप्लाई 10⁻⁹ न्यूटन, देन हम कह सकते हैं कि ये दोनों चार्जेस कितने होंगे, 1 कूलम के होंगे। समझ में आया? ठीक है, देखो ना, हमने चार्जेस को 1 कूलम माना और
डिस्टेंस कितना माना 1 मीटर, तो फोर्स किसकी इक्वल आई 9/10⁹ न्यूटन। इसका मतलब 1 कूलम ऑफ चार्ज वो चार्ज होगा जिनके बीच में फोर्स कितनी होती है, सिंपल 9/10⁹। ऐसे दो सिमिलर चार्ज जिनके बीच में फोर्स कितनी हो 9/10⁹ न्यूटन हो, वो दोनों चार्ज 1 कूलम होंगे। ऐसे दो चार्ज जिनके बीच में फोर्स कितनी हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितनी हो 9/10⁹ न्यूटन, तो वो दोनों चार्ज 1 कूलम के होंगे, ठीक है, सेम चार्ज। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 1, सो एक न्यूमेरिकल है, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन टू पॉजिटिवली चार्ज आइंस, दो पॉजिटिवली चार्ज आइंस है, मतलब दोनों पे पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब उनके बीच में फोर्स कौन सी होगी, रिपल्सिव होगी, और रिपल्शन ही दी है। इक्वल द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन टू पॉजिटिवली चार्ज आइंस कैरिंग इक्वल चार्ज, दोनों पे इक्वल चार्ज है, एक तो बोल रहा है दोनों पे पॉजिटिव चार्ज है और दोनों पे इक्वल चार्ज है, दैट इज अगर एक पे +2 कूलम होगा तो दूसरे पे भी +2 कूलम होगा, ठीक है। इज 3.7 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻9 न्यूटन। सो उनके बीच में जो फोर्स है वो हमें गिवन है, फोर्स कितनी है उनके बीच में, एक तो दोनों पॉजिटिव चार्ज है, दोनों पे इक्वल चार्ज है, और उनके बीच में फोर्स कितनी है 3.7 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻9 न्यूटन। व्हेन दे आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 5 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, एंगस्ट्रॉम एक यूनिट होती है, छोटे डिस्टेंसेस के लिए हम इस यूनिट का यूज़ करते हैं, वेरी स्मॉल डिस्टेंसेस के लिए इसका यूज़ करते हैं। ये इक्वल टू होती है 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है। सो 10⁻, समझ रहे हो कितनी छोटी यूनिट है, 0 पॉइंट फिर 9 बार 0 फिर 1 इतना मीटर, ठीक है। सो 1 एंगस्ट्रॉम याद रखना, ये 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर मिसिंग फ्रॉम ईच आइन, आपको फाइंड क्या करना है कि ईच आइन में से कितने इलेक्ट्रॉन मिसिंग है। मुझे बताओ किसी बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज कब आता है, जब वो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। इसका मतलब इन्होंने इन दोनों पॉजिटिव आयंस ने, इन पे पॉजिटिव चार्ज है तो इन्होंने इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया होगा, कितने इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया होगा वही हमें फाइंड करना है। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर मिसिंग फ्रॉम ईच आयन, दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करना है, n। सो यहाँ पे क्वांटाइजेशन का फॉर्मूला भी यूज होगा, क्योंकि n फाइंड करना है ना। क्वांटाइजेशन का फॉर्मूला हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो में, Q इज इक्वल टू NE प्लस माइनस NE, ठीक है। सो ये फॉर्मूला भी यूज होगा। तो पहले तो यूज होगा यहाँ पे जो गिवन है, पहले वो लिख लो। आपको दिए दो चार्जेस Q1 Q2, ठीक है, और दोनों पे चार्ज इक्वल है। सो हम मान लेते हैं ये दोनों चार्जेस इक्वल, इन पे सेम चार्ज है, तो इसको मैं प्लस Q मान लेता हूँ, दोनों पे पॉजिटिव चार्ज है और इक्वल है। सो Q1 भी Q है और Q2 भी Q ही है, दोनों पे इक्वल चार्ज है। और इनके बीच की फोर्स भी हमें दी है, फोर्स इनके बीच में है 3.7 मल्टीप्लाई 10⁻⁻9 न्यूटन, -9 न्यूटन, ओके। और इनके बीच का डिस्टेंस भी आपको दिया है, दैट इज आर की वैल्यू आपको दी है 5 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम को कन्वर्ट कर दो किसमें, मीटर में, क्योंकि एसआई यूनिट में लेना है, नहीं तो फिर के की वैल्यू कुछ और हो जाएगी, ठीक है। सारी चीज़ें एसआई यूनिट में होंगे, देन आप के की वैल्यू यूज़ कर सकते हो 9 मल्टीप्लाई 10⁻9 बताया था ना मैंने। सो इसको मीटर में करना पड़ेगा, 5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻10 मीटर, क्योंकि 1 एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10 मीटर होता है। सो 5 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा 5 × 10⁻⁻10 मीटर। अब हमें फाइंड क्या करना है, मिसिंग इलेक्ट्रॉन्स। सो पहले तो हम लगाएंगे कौन सा फार्मूला, मिसिंग इलेक्ट्रॉन, ये वाला फार्मूला लगेगा, Q इज इक्वल टू NE। E की वैल्यू तो हमें पता होती है, N हमें फाइंड करना है, बट Q नहीं पता। अब कितना चार्ज है उन पे ये नहीं पता, तो वो पहले हम फाइंड कर लेंगे, कॉलम्स लॉ को यूज़ कर लेंगे। ये Q की वैल्यू पहले फाइंड करनी होगी, वो कॉलम्स लॉ यूज़ करेंगे। वी नो दैट कॉलम्स लॉ क्या होता है, F इज इक्वल टू K इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब F इस केस में आपको गिवन है फोर्स 3.7 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻9 इज इक्वल टू के की वैल्यू 9 मल्टीप्लाई 10⁻9 Q1 इंटू Q2। अब Q1 Q2 दोनों किसके इक्वल हैं, Q के इक्वल। सो Q इंटू Q लिख सकता हूँ, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस ये आपके पास 5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻10 का होल स्क्वायर। ये डिवाइड हो रहा है, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ये डिवाइड हो जाएगा, और Q इंटू Q हो जाएगा आपका Q स्क्वायर। सो Q स्क्वायर विल बी इक्वल टू, ये इधर मल्टीप्लाई हो गया 3.7 मल्टीप्लाई बाय 10⁻�9 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻10 का होल स्क्वायर, और ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको इधर शिफ्ट किया, ये डिवाइड हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई 10⁻9। इस पूरे को सिंप्लीफाई करोगे, यू विल गेट Q स्क्वायर इज इक्वल टू 10.28 इंटू 10⁻⁻38। इस पूरे को सिंप्लीफाई किया, अब यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट आएगा। सो Q की वैल्यू आ जाएगी, Q विल बी इक्वल टू 3.2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19 कूलम, -19 कूलम। सो Q फाइंड कर लिया हमने, Q फाइंड किया बाय यूजिंग कॉलम्स लॉ। अब Q भी मिल गया हमें, E की वैल्यू पहले से पता होती है, यहाँ से N फाइंड कर लो। नाउ वी नो दैट क्वांटाइजेशन का फॉर्मूला Q इज इक्वल टू NE होता है। सो N विल बी इक्वल टू Q अपॉन E, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। सो N इज इक्वल टू, Q की वैल्यू हमारे पास ये है 3.2 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19, और चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन E वो होता है 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19, 10⁻⁻19 कैंसिल, यू विल गेट N इज इक्वल टू 3.2 डिवाइडेड बाई 1.6, इनको डिवाइड करेंगे, यू विल गेट 2। सो कितने इलेक्ट्रॉन मिसिंग है दोनों से,
दो दो इलेक्ट्रॉन मिसिंग है दोनों में से, इसलिए उन पे पॉजिटिव चार्ज था।